हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने एक नए चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 पे क्या करेंगे सर? इस चैप्टर के अंदर आज हम पढ़ेंगे दो डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दो बेस होते हैं अकाउंटिंग के, एक होता है कैश बेस और एक होता है एक्रूअल बेस। एक क्या होता है बेटा? कैश बेस। और दूसरा क्या होता है? अक्रूअल बेस। कैश बेस, एक्रूअल बेस। कैश बेस क्या होता है? कैश बेस कहता है कि हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे कैश बेसिस पे, हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे कैश बेसिस पे। और एक्रूअल बेस क्या कहता है कि हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे व्हेन दे आर इनकर्ड, नॉट व्हेन दे आर पेड और रिसीव। आओ जी, ध्यान से समझने की कोशिश करें कि कैश बेस क्या होता है और एक्रूअल बेस क्या होता है। आओ जी शुरू करें, मैं आपके लिए पढ़ना शुरू करता हूं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच, ये वो सिस्टम है जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है व्हेन इट इज पेड और रिसीव। जब पैसा दिया जाएगा, जब पैसा लिया जाएगा, तभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, उससे पहले या उससे बाद में नहीं। आओ जी आगे चलते हैं। इट मींस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज। रेवेन्यू मतलब सेल्स को कंसीडर किया जाएगा सिर्फ कैश बेसिस पे, सिर्फ कैश बेसिस पे, या जब डेटर से पैसे मिल जाएंगे, जब डेटर से पैसे मिल जाएंगे। पढ़ते हैं। इट मींस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज ऑन अ कैश बेसिस, लाइकवाइज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर हैव बीन पेड, जब उनको पे कर दिया जाएगा। मैं आपको समझाता हूं कैश बेस में क्या हुआ। मतलब सेल्स कब मानेंगे? एक तो कैश सेल्स को कंसीडर करेंगे और दूसरा कंसीडर करेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स को। क्रेडिट सेल को कंसीडर नहीं करेंगे, क्रेडिट सेल्स को कंसीडर नहीं करेंगे। कहने का मतलब जिस दिन मैं उधार पे माल बेचूंगा, जिस दिन मैं उधार पे माल बेचूंगा, मैं उस दिन नहीं मानूंगा, मैं उस दिन नहीं मानूंगा कि मेरी सेल हो गई, मेरी इनकम हो गई। मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन पैसे कस्टमर देगा, उस दिन मैं उसको अपनी इनकम कंसीडर करूंगा। लाइकवाइज परचेज को भी कब कंसीडर करेंगे? एक तो कैश परचेज को कंसीडर करेंगे और दूसरा करेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स को। किसको बेटा? पेमेंट टू क्रेडिटर्स को। मतलब क्रेडिट परचेज कंसीडर नहीं होगी, क्रेडिट परचेज कंसीडर नहीं होगी। हम परचेज को खर्चा तब मानेंगे जब हम क्रेडिटर को पैसे दे देंगे, पेमेंट टू क्रेडिटर कर देंगे। ये होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन द मूवमेंट ऑफ कैश, जब कैश हिलता है, आता है और जाता है, तब रिकॉर्ड करते हैं। एक्रूअल बेसिस पे नहीं करते, मतलब ड्यू बेसिस। एक्रूअल बेस को क्या बोलते हैं बेटा? ड्यू बेसिस। ड्यू बेसिस पे नहीं करते। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा आओ जी फिर थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंस रिप्रेजेंट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। कह रहा प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात। फोर्थ पॉइंट, does when the cash basis of accounting is follow, the cash basis of accounting follow। कह रहे जब हम कैश बेसिस को फॉलो करते हैं, कैश बेसिस में हम इन चार चीजों को कंसीडर नहीं करते। किनको? एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग वालों को और प्रीपेड वालों को, और इनकम में एक्रूड को और अनअर्न्ड को। ये चार चीजें कंसीडर नहीं होती, ये चार चीजें कंसीडर नहीं होती कैश बेसिस में। कैश बेसिस में इन चारों चीजों को एडजस्ट नहीं किया जाता। पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट। डज द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलो आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस एंड इनकम रिसीव इन एडवांस और अक्रूड इनकम आर नॉट कंसीडर्ड। इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंस कंसीडर नहीं करेंगे। मान लो पूरा महीना हो गया, मैंने अपने लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं दिया, तो कैश बेस कहता है आपका खर्चा है ही नहीं,
कैश बेस कहता है खर्चा तब कंसीडर होगा, ये खर्चा तब कंसीडर होगा जब हम पैसे देंगे। मतलब यदि समय बीत गया, आपने चीज को इस्तेमाल कर लिया, आपका खर्चा नहीं हुआ, कैश बेस कहता है जब जेब से हरे हरे नोट निकाल के लैंडलॉर्ड को दे के आओगे तब खर्चा मानना, अभी खर्चा मानने की जरूरत नहीं है। अगला प्रीपेड एक्सपेंस। पता है हमें क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंस? कहता है इसको खर्चा मान लो, इसको खर्चा मान लो। जनरल केसेस में, इन एक्रूअल बेसिस में, एक्रूअल बेस में प्रीपेड एक्सपेंस को हम असेट मानते हैं। क्या मानते हैं? एसेट मानते हैं, क्योंकि मैंने अपने लैंडलॉर्ड को अगले महीने का किराया दे दिया तो मेरी तो असेट हो गई ना। मैं अब इस प्रॉपर्टी को अपने तरीके से अगले महीने तक भी इस्तेमाल कर सकता हूं। किंतु परंतु प्रीपेड एक्सपेंस कहता है कि यदि आपकी जेब से पैसा एडवांस में चला गया तो यह आपकी असेट नहीं है, यह आपका खर्चा है, क्योंकि पैसा चला गया। बात समझ रहे हो? उसी प्रकार से क्या बेटा, एक्रूड इनकम कह रहे मत मानो, जब तक बच्चा फीस नहीं दे देता तब तक इनकम मानने की जरूरत नहीं है। पर हम अकाउंट्स कैसे बनाते हैं? एक्रूअल बेस पे। एक्रूअल बेस कहता है कि मैंने काम कर दिया, मैंने बच्चे को पढ़ा दिया, मेरी इनकम हो गई। कैश बेस कहता है नहीं जी नहीं, जब तक कस्टमर पैसा ना दे दे, जब तक कस्टमर पैसा ना दे दे तब तक आप इनकम कंसीडर नहीं कर सकते। आओ जी समझते हैं बात को। इसीलिए हम अक्रूड इनकम को कंसीडर नहीं कर रहे। इसलिए याद करो, जब हमने क्रेडिट सेल करी थी तो उस दिन नहीं माना था इनकम उस दिन मानी थी जिस दिन कलेक्शन फ्रॉम डेटर हो रहा था। जिस दिन कलेक्शन फ्रॉम डेटर हो रहा था उस दिन इनकम मान रहे थे, ना कि ऑन द डेट ऑफ क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल वाले दिन नहीं मानते, कलेक्शन फ्रॉम डेटर वाले दिन मानते हैं इनकम। आगे जी, अनअर्न्ड इनकम। सर वो इनकम जो पहले ही मिल गई, वो इनकम जो पहले ही मिल गई, कह रहा मान लो। बेसिकली अक्रूवल बेस कहता है कि नहीं जी नहीं, ये तो बिना काम करे पैसा मिल गया, ये तो बिना काम करे पैसा मिल गया, ये पैसा पहले मिल गया, ये पैसा एडवांस में मिल गया, तो ये पैसा तो हमारी लायबिलिटी है, ये पैसा तो हमारी लायबिलिटी है। कैश बेस कहता है नहीं भाई नहीं, पैसा आ गया जेब में डाला कमाई हो गई, पैसा आया जेब में डाला कमाई हो गई। ठीक है जी, समझ गया सर, मैं समझ गया कि ये चार चीजें कंसीडर नहीं करनी जैसे हम जनरली करते हैं अपने अक्रूवल बेस में। देखो बेटा, हम जितने भी अकाउंट्स बनाते हैं ना वो इस एक्रूवल बेसिस पे ही बनाते हैं। मैंने आज तक आपको जितना भी अकाउंट्स पढ़ाया वो सारा इस एक्रूवल बेस पे ही पढ़ाया, मैंने इस एक्रूवल बेस पे ही पढ़ाया। ठीक है, बच्चे कह रहे यस सर। आगे चलते हैं। खत्म जी, खत्म। क्या खत्म हो गया बेटा? हमारा एक्रूवल और कैश बेस खत्म हो गया। आओ जी, अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या शुरू करने जा रहे हैं बेटा? इसको रीड करना शुरू कर रहे हैं, एक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग को। क्या कहता है? एक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते हैं। अंडर एक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग, अनलाइक द कैश basis of accounting, income recorded as the income when they earned or accrued। कहता है accrual base of अकाउंटिंग में हम इनकम तब मानते हैं जब हमारी इनकम हो जाती है, जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर देते हैं, जब हम अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं, जब हम अपनी सर्विसेज दे देते हैं, जब शॉपकीपर, बिजनेसमैन, टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी को, अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर देता है, तब वो अपनी इनकम मान लेता है। वेदर इट इज टू बी पेड और नॉट पेड, पे किया है या पे नहीं किया ये मैटर नहीं करता। गॉट इट? आगे चलते हैं, मैं दोबारा से पढ़ देता हूं ये पॉइंट आप लोगों के लिए। अंडर अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग, अनलाइक अंडर द कैश, कह रहे जैसे कैश बेसिस में होता है वैसा नहीं होता। अक्रूवल बेस में इनकम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मानी जाती है जब आर्म लेंथ पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। कहने का मतलब हिंदी में यह है, जैसे ही मैंने गुड्स बेच दिए,
जैसे ही मैंने गुड्स बेच दिए वैसे ही मैं अपनी सेल इनकम कंसीडर कर लूंगा, वेदर इट इज टू बी रिसीव और नॉट रिसीव, पैसा मिला है या पैसा नहीं मिला। उसी प्रकार से जैसे ही मेरा खर्चा ड्यू हो जाएगा, वैसे ही मैं अपना खर्चा कंसीडर कर लूंगा, वेदर इट इज टू बी पेड और आउटस्टैंडिंग, इट डजंट मैटर फॉर मी, मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए बस ये मैटर करता है कि मैंने सर्विसेज दे दी तो मेरी इनकम हो गई, और मैंने यदि सर्विसेज ले ली, बेनिफिट इंजॉय कर लिया, तो मेरा खर्चा हो गया। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट सेल इज रिकॉग्नाइज्ड इररिस्पेक्टिव द फैक्ट ऑफ द फैक्ट वेदर द अमाउंट हैज बीन रिसीव और नॉट। कह रहे हैं इस बात से बिल्कुल अलग कि पैसा आया या नहीं आया, हम तो पॉइंट ऑफ सेल पे अपनी सेल मान के इनकम कंसीडर कर लेते हैं। तभी तो हम एंट्री करते हैं बेटा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तभी तो हम ये एंट्री करते हैं डेटर टू सेल्स। तभी तो हम कह पाते हैं कि डेटर असेट हो गया और सेल्स क्या हो गई, एक इनकम। ये एंट्री हम किस बेसिस पे कर पाते हैं, ये एंट्री हम एक्रूअल बेसिस पे कर पाते हैं। हम एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते हैं, इसलिए हम इस एंट्री को कर पा रहे हैं। आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट सॉरी। सिमिलरली एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड, कह रहा सिमिलर उसी प्रकार से खर्चा मान लिया जाता है, बट द पेमेंट हैज बीन नॉट बीन पेड, कह रहा पेमेंट हो या ना हो हम अब उसे अपना खर्चा मान लेते हैं। इट विल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, इसको अपना क्या कंसीडर कर लेते हैं बेटा, इसको हम अपना खर्चा कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट, फॉर एग्जांपल रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज नॉट पेड, इट टिल बी रिकॉर्डेड एज कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन। ठीक है जी, ये मैं बात पूरी नहीं पढ़ रहा क्योंकि ये सब बात हम थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। क्या कहता है, ध्यान से पढ़ लेते हैं, चलो फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आपने मार्च महीने का रेंट पे नहीं किया, यदि आपने मार्च के महीने का रेंट पे नहीं किया, तब भी आप उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करोगे, कंसीडर करोगे और अपना खर्चा रिकॉर्ड करोगे, बुक करोगे, सो दैट कि आप सही प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सको। पेमेंट तो हम अगले साल अप्रैल में भी कर देंगे, घबराने वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। कह रहे thus under accrual base of accounting outstanding and prepaid expenses are considered, and similarly accrued income and unearned income also to be considered while preparing the financial statements। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होगे तो आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अर्नड इनकम चारों को कंसीडर करोगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। Thus लिखा है, thus under accrual base of accounting the net income for a period is a result of matching revenue realization in the period and cost incurred whether it is to be paid or not paid। इस लाइन को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने लास्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर में पढ़ा है। मैचिंग प्रिंसिपल, अक्रूवल प्रिंसिपल, मटेरियलिटी प्रिंसिपल्स पढ़े हैं ना, सारे के सारे प्रिंसिपल्स। यस सर। The difference between total income and total expense incurred in the period, profit and loss for the period। कह रहा है वो जो डिफरेंस निकल के आता है इनकम और एक्सपेंस का, उससे हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। गॉट इट? क्या आप सभी लोगों को बेटा इतनी बात समझ में आती है? पक्का? बच्चे कह रहे यस सर। मैं एक कैश अक्रूवल, अब ध्यान से समझना, कैश परचेज कैश में कंसीडर करेंगे, अक्रूवल में भी कंसीडर करेंगे। क्रेडिट परचेज कैश में कंसीडर करेंगे, अक्रूवल में कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा जी। कैश सेल्स कैश में कंसीडर करेंगे, अक्रूवल में भी कंसीडर करेंगे। क्रेडिट सेल्स कैश में कंसीडर करेंगे, अक्रूवल में कंसीडर नहीं करेंगे। अक्रूवल में इनकम कंसीडर नहीं करेंगे। कैश परचेज खर्चा मानेंगे कैश बेसिस में, अक्रूवल में भी मानेंगे। क्रेडिट परचेज कैश में तो मानेंगे, अक्रूवल में नहीं मानेंगे। अक्रूवल कहता नहीं अभी पैसे थोड़ी ना दिए हैं, सॉरी, हम उल्टा लिख गए। क्रेडिट में नहीं मानेंगे, अक्रूवल में मानेंगे। उसी प्रकार से यहां नहीं मानेंगे, अक्रूवल में मानेंगे। कैश बेस कहता है कैश परचेज करी है, खर्चा है। क्रेडिट परचेज करी है, खर्चा नहीं है।
कैश सेल करी है, इनकम है। क्रेडिट सेल करी है, इनकम नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं आया, यहां पैसा नहीं गया। पर अक्रूवल बेस कहता है जी मैं तो मानूंगा, मैं तो मानूंगा। आगे चलते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कैश बेस कहता है ये खर्चा नहीं है, अक्रूवल बेस कहता है ये खर्चा है। आगे प्रीपेड एक्सपेंस, कैश बेस कहता है ये खर्चा है क्योंकि जेब से पैसा चला गया। अक्रूवल बेस कहता है ना जी ना, ये खर्चा नहीं है, ये कहता है कि ये एक्सपेंस है और ये कहता है कि ये एक एसेट है, क्योंकि प्रीपेड पहले से ही पैसे दे दिए, पहले से ही पैसे दे दिए। मेरी बात समझ रहे हो? अभी क्वेश्चन करने टाइम हमें ये चीज बहुत 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 काम आने वाली है बच्चों। आओ जी, उसके बाद क्या है बेटा, एक्रूड इनकम। कैश बेस कहता है ये कोई इनकम नहीं है, कमा लिए पर पैसे तो मिले ही नहीं, तो कैश बेस कहता है ये इनकम नहीं है। अक्रूवल बेस कहता है भाई ये इनकम है, ये इनकम है, ठीक है। ये तो इवन ये भी कहता है ये इनकम प्लस एसेट है, इनकम प्लस एसेट है, ठीक है जी। ऐसे ही अर्न्ड इनकम, मतलब इसे बोलते हैं एडवांस इनकम, जो पैसा पहले ही एडवांस में मिल जाए। मान लो आप लोग मेरे को 12th की फीस दे जाओ, आप लोग मेरे को आज ही कह रहे सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, आप तो मजा आ गया आपसे पढ़ के, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे पढ़ के। मैं कहा बेटा 12th भी पढ़ोगे? कह रहे हाँ जी। मैं कहा लाओ एडवांस दो। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को 11th में रहते ही 12th की फीस एडवांस में दे दी, 11th में रहते ही 12th की फीस एडवांस में दे दी। बोलो बच्चों क्या होगा, बोलो बच्चों क्या होगा? बच्चे कह रहे हैं सर पता है क्या होगा? मैं कहा हाँ बताओ क्या होगा? सर कैश बेस कहता है कि इनकम है, पैसा आ गया, पैसा आ गया। अक्रूवल बेस कहता है ना 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 ना, ये तो अगले साल के पैसे इसी साल मिल गए, ये तो लायबिलिटी है। अक्रूवल बेस कहता है ये एक लायबिलिटी है और कैश बेस कहता है ये एक इनकम है, क्योंकि पैसा आ गया, क्योंकि पैसा आ गया। इस बात को बड़े ध्यान से समझना। कितनी बातें हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बातों को बड़े ध्यान से समझना। यहां बच्चों को थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। मैंने आपको कैश बेस समझाया, अक्रूवल बेस समझाया, उसके बाद मैंने एक डायग्राम बना के हर चीज को आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, ठीक है जी। बच्चे कह रहे ठीक है, मैंने कहा चलो। हाँ जी, ये रहा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या कहता है क्वेश्चन? कह रहे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 में अशोक ने कैश सेल्स करी है 3,90,000 की और क्रेडिट सेल्स करी है 1,60,000 की, ठीक है जी। हिज एक्सपेंसेस इज 2,70,000, खर्चा कितना है? 2,70,000, आउट ऑफ विच 80,000, इसमें से 80,000 रुपए स्टिल टू बी पेड, मतलब आउटस्टैंडिंग है। कितने है बेटा? आउटस्टैंडिंग। कैलकुलेट करके दिखाओ इनकम 18-19 की अशोक की, कैश बेसिस पे एज वेल एज अक्रूवल बेसिस पे, ठीक है जी। सेल्स, मैं पहले इंफॉर्मेशन लिख देता हूं। सेल्स कैश पे कितनी है प्लस क्रेडिट पे कितनी है? सर जी कैश पे कितनी है? 3,90,000। क्रेडिट पे कितनी है? 1,60,000, ठीक है जी। एक्सपेंसेस कितने हैं? अच्छा टोटल सेल्स यही है 390 प्लस 160, कितने हो गए भैया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 390 प्लस 160 5,50,000 की सेल्स हो गई। हाँ सर। एक्सपेंसेस टोटल 270 है, 270 का टोटल खर्चा है, जिसमें से अभी भी आउटस्टैंडिंग कितने हैं? आउटस्टैंडिंग, और यदि ये आउटस्टैंडिंग है तो बाकी क्या कर दिए होंगे? सर बाकी पेड कर दिए होंगे। बाकी क्या कर दिए होंगे बेटा? पेड कर दिए होंगे। कितना खर्चा है जी? टोटल एक्सपेंस 270 है, इसमें से 80,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। यदि 80,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है 2,70,000 के खर्चे में से, यदि 2,70,000 के खर्चे में से 80,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो जरूर हमने 1,90,000 ही तो पे किए होंगे। हाँ सर। अब क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है मेरे सामने। सेल्स कैश पे इतनी है, क्रेडिट पे इतनी है और
टोटल इतनी है। एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस टोटल 270 है, आउट ऑफ विच 80,000 आर स्टिल टू बी पेड, मतलब 80,000 अभी भी देने बाकी हैं। इसका मतलब यदि 80,000 अभी भी देने बाकी हैं तो 190 ही होंगे। बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सर, आप चाहे चेक कर लो भाई कर लो, 190 ही आएगा। इतना विश्वास नहीं है सर पे? आओ जी, कैश बेसिस, आओ पहले कैश बेसिस पे निकाल लें। कैश बेसिस कहता है कि वी आर कंसीडर ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, वी डू नॉट कंसीडर अवर क्रेडिट सेल्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी पढ़ा हम लोगों ने, है ना? तो क्या होगा, इसके हिसाब से सेल्स कितनी है सर? इसके हिसाब से तो सेल्स सिर्फ 3,90,000 की है, और इसके हिसाब से खर्चे कितने हैं सर? इसके हिसाब से सिर्फ 1,90,000 रुपए का खर्चा है। तो इसके हिसाब से प्रॉफिट कितना निकल के आ गया? इसके हिसाब से प्रॉफिट निकल के आ गया जी 2 लाख रुपए का। कितने का प्रॉफिट निकल के आ गया बेटा? 2 लाख रुपए का प्रॉफिट निकल के आ गया। कितने का प्रॉफिट निकल के आ गया बेटा? 2 लाख रुपए का प्रॉफिट निकल के आ गया। चले, अब बच्चे कह रहे हैं सर लगे हाथ एक्रूअल बेसिस से भी बता दो। मैंने कहा लो बेटा, इसमें सेल्स को क्या मानेंगे? अक्रूअल बेस कहता है सेल्स आर टू बी कंसीडर्ड वेदर इट इज टू बी अ कैश बेसिस और अ क्रेडिट बेसिस। वो कहता है चाहे पैसा आया चाहे पैसा नहीं आया, यदि आपने माल बेच दिया, यदि आपने सर्विसेज दे दी बच्चे को पढ़ा दिया, तो आपकी इनकम हो गई। यदि आपने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दी, यदि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज फुलफिल कर दी, आपने अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दी, आपने अपना रोल प्ले कर दिया, तो आप उसे अपनी सेल इनकम कंसीडर कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है जी। इसका मतलब मेरे हिसाब से तो कैश सेल भी और क्रेडिट सेल भी, मतलब 390 प्लस 160 दैट इज 5.5 लाख रुपए की सेल्स है। कितने की सेल्स है बेटा? 5.5 लाख रुपए की सेल्स है। अच्छा जी, माइनस कर दो इसमें से खर्चे। सर कौन से खर्चे आएंगे? सर एक्रूअल बेस कहता है कि दोनों खर्चे कंसीडर करने हैं। एक्रूअल बेस कहता है कि दोनों खर्चे हैं, दोनों खर्चे ही खर्चे हैं, चाहे कैश हो चाहे आउटस्टैंडिंग हो। अक्रूवल बेस कहता है कि जैसे ही आपने एक्सपेंसेस का बेनिफिट एंजॉय कर लिया, जैसे ही आपने खर्चों से मजे ले लिए, जैसे ही आपने खर्चों से मजे ले लिए, वैसे ही आप अपना इसको एक्सपेंस कंसीडर कर लेना। वैसे ही आप इसको अपना एक्सपेंस कंसीडर कर लेना, वेदर इट इज टू बी पेड और नॉट पेड, चाहे पैसे दिए हैं चाहे पैसे नहीं दिए। इट मींस मोटी मोटी बात, अक्रूवल बेसिस में कैश एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोथ आर टू बी कंसीडर्ड, दोनों कंसीडर होंगे। ठीक है जी, इसका मतलब 190 प्लस 80 दैट इज 270। माइनस करके बता दो कितना प्रॉफिट आ रहा है। इसके हिसाब से प्रॉफिट कितना आएगा? 5.5 लाख में से 270 जाएंगे तो कितना आ गया? 2,80,000 रुपए। दैट्स इट, खत्म जी। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया जी। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने क्या कर दिया बेटा? कंप्लीट कर दिया। आई होप आप सभी लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर में बड़े आराम से पूछा जा सकता है, फ्री के नंबर। आओ जी बच्चों, शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या कहता है क्वेश्चन? आओ जी रीड करें। वो कहता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 मोहन हैड अ कैश सेल्स 90,000 एंड क्रेडिट सेल्स 60,000। कैश सेल्स कितनी है? 90,000 और क्रेडिट सेल्स कितनी है? 60,000। दैट इज टोटल सेल्स कितने की हो गई? 1.5 लाख रुपए की हो गई। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आगे चलते हैं। फिर वो कहता है हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 70,000, टोटल खर्चा 70,000 है, आउट ऑफ विच, इसमें से 30,000 स्टिल टू बी पेड, 30,000 अभी भी देने बाकी हैं। टोटल एक्सपेंस 70,000 है, इसमें से 30 अभी भी देने बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। तो बाकी कितने पे कर दिए होंगे? सर 40,000 पे कर दिए होंगे। यदि 70,000 रुपए का कुल खर्चा है, 70,000 का टोटल एक्सपेंस है, जिसमें से 30,000 आपने अभी तक नहीं चुकाए, तो कितने चुका दिए होंगे? 70 में से 30 गए तो क्या बचा? 40,000। क्या बचा बेटा? 40,000। ये आउटस्टैंडिंग है और ये प्रीपेड एक्सपेंस है।
ठीक है जी, बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा लो भैया लो, फिर चलते हैं, चलते हैं जी, चलते हैं। सेल्स आओ जी, किस पे? हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाना है, कैश बेसिस पे एंड एक्रूअल बेसिस पे। आओ जी कैश बेसिस पे कैलकुलेट करें। कैश बेस कहता है कि वी आर कंसीडर ओनली कैश सेल्स एंड कैश एक्सपेंसेस, वी डू नॉट कंसीडर क्रेडिट सेल्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मैं तो डील करता हूं, कैश बेस कह रहा है मैं तो डील करता हूं ओनली कैश में। यदि पैसा आएगा तो कंसीडर करेंगे, पैसा जाएगा तो कंसीडर करेंगे, बाकी चीजों को कंसीडर नहीं करेंगे। बच्चे कह रहे सर कैसे बोल रहे हो? आओ बेटे आओ, ध्यान से देखो। सेल्स कितनी है कैश में? 90,000 की। खर्चा कितने का है बेटा? 40,000 का कैश का खर्चा है। प्रॉफिट कितना आ गया सर जी? 50,000 आ गया। बड़ा सिंपल था सर, ये तो फ्री के नंबर थे। आओ और लूट लो वाली बात थी, लूडो वाली बात नहीं थी, लूट लो वाली बात थी। ठीक है, कह रहा लूडो वाली बात थी। ठीक है जी, आओ एक्रूअल बेसिस। कौन सा बेस बेटा? एक्रूअल बेस। एक्रूअल बेस कहता है भाई साहब माल बेच दिया ना, इनकम हो गई, पैसा आया चाहे नहीं आया, पैसा आया चाहे नहीं आया। मैं कहा ठीक है जी, इसका मतलब इसके हिसाब से सेल्स 1.5 लाख है। मैं कहा खर्चे? कह रहा खर्चे भी सर बेनिफिट एंजॉय कर लिया, मजे ले लिए, खर्चे का बेनिफिट एंजॉय कर लिया, तो आप उसे अपना एक्सपेंस कंसीडर कर लो, वेदर इट इज टू बी पेड, वेदर इट इज टू बी पेड और वेदर इट इज टू बी आउटस्टैंडिंग। पेड है या आउटस्टैंडिंग मुझे फर्क नहीं पड़ता, खर्चा तो हो गया, बेनिफिट तो एंजॉय कर लिया। कितना भैया? 70,000 रुपए। तो बताओ कितना हो गया सर जी? इसके हिसाब से प्रॉफिट आ गया 80,000 रुपीज का। कैश बेसिस के हिसाब से प्रॉफिट आ गया 50,000 का और एक्रूअल बेसिस के हिसाब से प्रॉफिट आ गया 80,000 रुपीज का। मेरे किसी भी बच्चे को, मेरे किसी भी भाई बहन को कोई डाउट बेटा? पक्का? ये हमने बुक का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन 5th एंड 6th कर लिया। 5th और 6th सेम इंफॉर्मेशन से उसने 5th में कहा था कैश बेसिस से बता दो और 6th क्वेश्चन में कहा था एक्रूअल बेस से बता दो। हमने बता दिया, सिंपल था हमारे लिए, बहुत मुश्किल चीज थोड़ी ना थी हमारे लिए, सिंपल। ठीक है, चले। बच्चे कह रहे हैं सर एक क्वेश्चन और करा दो, थोड़ा सा अच्छा कराना आपकी बार। मैं कहा लो बेटे आओ ध्यान से रीड करें। 7th क्वेश्चन पे आ जाओ। कहता है विजय अ कंसल्टेंट ड्यूरिंग द ईयर, एक कंसल्टेंट है 18-19 में, उसने 4 लाख रुपए अर्न किए। कितनी फीस अर्न की? 4 लाख। आउट ऑफ विच 3.5 लाख ही रिसीव करी। अच्छा जी, कितनी फीस है? फीस 4 लाख है, जिसमें से कुछ रिसीव्ड हो गई और कुछ एक्रूड हो गई, मतलब कमाई है पर मिली नहीं। कितने लाख? यदि 3.5 लाख की मिल गई तो 50,000 क्या है बेटा? एक्रूड। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। ये क्या है? फीस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है। आगे चलते हैं। ही इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑफ 1,70,000। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ही इनकर्ड एक्सपेंसेस, अब उसके खर्चे कितने हैं सर? उसके खर्चे हैं कितने हैं? दोबारा से पढ़ लेते हैं। 1,70,000। 1,70,000। इसमें 2 खर्चे हैं, एक जो पेड हो गए और एक जो आउटस्टैंडिंग है। कह रहा है इसमें से कितने आउटस्टैंडिंग है? 40,000 आउटस्टैंडिंग है। ठीक है जी, यदि 40,000 आउटस्टैंडिंग है 1,70,000 में से, तो जरूर 1,30,000 पे कर दिए होंगे। 1,30,000 और 40 1,70,000 हो गए। बिल्कुल सही बात। एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, ये साल भर का खर्चा है। गॉट इट? मैंने फीस ली 4 लाख, जिसमें से 3.5 मिल गई, 50 अभी लोगों से लेनी बाकी है। ऐसे ही खर्चा किया 1,70,000, जिसमें से 1,30,000 पे कर दिया और 40 अभी भी क्या खड़ा है? आउटस्टैंडिंग। आओ जी, इस साल ना कुछ पैसा और आया और गया है। इस साल और कुछ पैसा आया है और गया है। किस साल का? पिछले साल का। ठीक है, पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है ही ऑल्सो रिसीव कंसल्टेंट फीस रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। अच्छा, लास्ट ईयर फीस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹45,000।
45,000 रुपए फीस मिली है। लास्ट ईयर फीस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, पिछले साल की फीस इस साल मिली है 45,000। मैंने कहा अच्छी बात है जी। एंड ऑल्सो पेड, और 20,000 रुपए एक्सपेंसेस किए हैं लास्ट ईयर के। एंड ऑल्सो पेड ₹20,000 एक्सपेंसेस फॉर लास्ट ईयर के 20,000 बट पेड इन करंट ईयर। समझ गए बात को? लास्ट ईयर की फीस मिली है 45,000। लास्ट ईयर की फीस कितनी मिली है मेरे बेटा? 45,000। और लास्ट ईयर का खर्चा कितना किया है? 20,000 इस साल। बच्चे कह रहे हैं ठीक है सर, हम समझ गए आपकी बात को। मैंने कहा समझ गए तो आओ कैलकुलेट करें। आओ क्या करें? कैलकुलेट करें। कौन सा बेस? कैश बेसिस। और दूसरा कौन सा? एक्रूअल बेसिस। आओ जी, कैश बेस कितनी फीस मिली है? फीस यहां कैश बेस कौन सी फीस? कैश कहता है जितना पैसा आया, जितना पैसा आया। कितना पैसा आया? 3.5 लाख रुपए ये आए, प्लस इस साल पिछले साल की फीस कितनी मिल गई? 45,000। तो इसके हिसाब से जो इनकम हो गई वो 3,95,000 की हो गई। कितनी की होगी बेटा? 3,95,000 की। क्योंकि कैश बेस सिर्फ कैश की बात करता है। सिर्फ किसकी बात करता है? कैश की बात करता है। तो इस साल कितना नगद आया? 3.5 लाख इस साल का, और 45,000 पिछली बार का इस साल आया। तो वो हम इसको इसी साल इनकम मान रहे हैं, पिछले साल की इनकम नहीं मानेंगे। ठीक है। माइनस एक्सपेंसेस, खर्चे कितने हैं? सर वैसे तो खर्चा 170 का है, पर कैश बेसिस से कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो कैश बेस कहता है जितने पे किए हैं 31, प्लस इस साल हमने 20,000 रुपए पे किए हैं लास्ट ईयर के, बट पेड इन करंट ईयर। तो कह रहा है ये भी खर्चा है। तो इसके हिसाब से खर्चा कितना हो गया? 1.5 लाख। इससे प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। बताओ कितना प्रॉफिट आ रहा है? 395 में से 150 जाएंगे तो बताओ क्या बचेगा? बच्चे कह रहे हैं 245। मैंने कहा बिल्कुल सही जवाब, आप जीतते हैं 1 करोड़ रुपए। ठीक है। वो कह रहे दे दो। ऐसे कैसे दे दे? ठीक है, क्लास में होगे फिर दूंगा। इधर आओ। कैश बेस, दूसरा कौन सा? एक्रूअल बेस। एक्रूअल बेस क्या कहता है? एक्रूअल बेस कहता है कितनी फीस मानूं। वो कहता भाई साहब पिछले साल की फीस को तो इनकम मानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो पिछले साल मान चुके होंगे। इस साल मानने की जरूरत नहीं है। इस साल कितनी फीस है? 3.5 जो मिल गई और 50 जो नहीं मिली। इसके हिसाब से इनकम तुम्हारी कितनी है बेटा? 4 लाख रुपए। कितनी इनकम है हमारी? 4 लाख रुपए। कितनी इनकम है बेटा मेरी? 4 लाख रुपए। 3.5 लाख जो मिल गई, 50 जो नहीं मिली, क्योंकि अक्रूवल बेस में अक्रूड इनकम को भी इनकम कंसीडर करते हैं। मैंने बच्चे पढ़ा दिए पर मुझे फीस नहीं मिली, स्टिल मैं इसको अपनी इनकम मानूंगा, क्योंकि मैंने तो अपनी ड्यूटी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी ना बेटा। मैंने तो पढ़ा दिया और मैंने गुड फेथ में पढ़ाया है। मैंने इस उम्मीद से पढ़ाया है कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं। मैंने तो इनकम मान ली, चाहे दो चाहे पैसा ना दो। समझ रहे हो यहां तक बात को? बच्चे कह रहे हैं यस सर। माइनस कर दो इसमें से एक्सपेंसेस। माइनस कर दो इसमें से एक्सपेंसेस। कितना खर्चा है जी? सर 31 पे किया और 40 जो आउटस्टैंडिंग है वो भी खर्चा ही है। हमारे केस में इसको खर्चा ही मानते हैं। अक्रूवल बेस में इसको क्या मानते हैं बेटा? एक्सपेंस कंसीडर करते हैं। कह रहा सर जो पिछले साल के 20,000 है, सर वो तो पिछले साल मान लिए होंगे ना। अक्रूवल बेस में खर्चा कब मानते हैं? अक्रूवल बेस में खर्चा कब मानते हैं? जब एक्सपेंसेस का बेनिफिट एंजॉय कर लेते हो, वेदर इट इज टू बी पेड और नॉट पेड, बट डू नॉट कंसीडर फॉर द लास्ट ईयर एक्सपेंसेस और नेक्स्ट ईयर एक्सपेंसेस। वी आर कैलकुलेटिंग ओनली करंट ईयर प्रॉफिट्स। ठीक है। कितना हो गया बेटा? इसके हिसाब से प्रॉफिट कितना आया है? सर इसके हिसाब से प्रॉफिट आया है 2,30,000 हो गए जी। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? ये कैश प्रॉफिट है, ये अक्रूवल प्रॉफिट है। सच्ची मुच्ची में इस कंसल्टेंट की जेब में
2,45,000 रुपए दिखाई देंगे आपको, क्योंकि पैसा आया कितना 395 395, पैसा गया कितना 1.5 लाख। तो यदि आप इसकी जेब में कहोगे ना, जब भी चेक करा आपने अपने पैसे चेक करा, तो इसकी जेब से कितने पैसे निकलेंगे 2,45,000, दैट इज कैश प्रॉफिट। बट एक्चुअली उसका प्रॉफिट सिर्फ कितना है 2,30,000। इस प्रॉफिट में पिछले साल की इनकम और पिछले साल के खर्चे भी कैलकुलेट कंसीडर कर रखे हैं, पर अक्रूवल बेस में हमने पिछले साल के एक्सपेंस और इनकम्स को कंसीडर नहीं किया हुआ, पिछले साल के एक्सपेंसेस और इनकम्स को कंसीडर नहीं किया हुआ बेटा। गॉट इट? इस बात को समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें आपकी बात समझ आ गई। ठीक है जी, मैंने आपको क्या समझाया आज? कैश बेस समझाया, अक्रूवल बेस समझाया, दोनों के बारे में हमने पढ़ा, काफी टॉपिक्स को पढ़ा। फिर हमने 3 न्यूमेरिकल्स करे, 3 नहीं 6 न्यूमेरिकल्स करे, क्योंकि 1 2 है ना, 6 न्यूमेरिकल्स करे। और अब हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। एक छोटी सी क्लास और लगाएंगे नेक्स्ट क्लास, जिसके अंदर हम डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस में। फिर ये हमारा छोटा सा चैप्टर था जो कि खत्म हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और काफी मजा आया होगा क्लास में। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू।